Hi students, good afternoon. Hi everyone, can you hear me? Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, I hope you can see my screen also now. So, until the last class, we covered the relationship between the advertising and sales, that how advertising helps us increasing the sales. Whatever expenditure we are making on advertising, if basically we are making some expenditure or expenses on advertising, it automatically raises our sales uh, curve or sales bar. The sales is actually directly proportionate on एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि अगर एडवर्टाइजिंग हम किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी सेल ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि रीच जो होता है लोगों पे, लोगों तक उस प्रोडक्ट का वो पहुंच जाता है. द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, they also get to know about our product, and they then start purchasing it, or at times if they have that requirement, so obviously they'll be doing it. Otherwise, through advertisements, it also happens that the need is also arises. Sometimes the people just see the ad, they find it interesting and go for it, go to buy that. So sale increase hoti hi hai advertising से. Now, what are the factors we will assume or think that are affecting advertising elasticity of the demand? Means how advertising is affecting the elasticity of demand, and what are those factors? Are these factors basically which are going to study now? The stage of the products market development. किस स्टेज पर है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बेसिकली जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो किस स्टेज पर है मार्केट डेवलपमेंट की, वेदर इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट or it is just a raw material, we are work in progress is going on. There are three stages. जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो थ्री स्टेजेस में अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करती है. जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, यानी कि हमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, अब हम उससे प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्ट करके हम फिनिश्ड गुड को बनाएंगे. तो पहला होता है रॉ मटेरियल की फॉर्म में कि अभी तो कुछ काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, इट इज़ जस्ट रॉ रॉ पड़ा हुआ है, अब हम इसके ऊपर काम करेंगे प्रोडक्शन थ्रू मशीनरीज एंड विद द हेल्प ऑफ द मैन पावर या प्रोडक्शन प्रोसेस. हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं. सेकेंड स्टेज को वर्क इन प्रोग्रेस, WIP. तो प्रोडक्ट उस स्टेज पे है मार्केट की कि वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, या कंप्लीटली प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, हमारे पास स्टोर में हमारे स्टॉक पड़ा हुआ है, अब हम उसे सेल करना चाहते हैं. किस स्टेज पे है वो प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंगली ही हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे. अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में है, तो हम उसको लॉन्च नहीं करेंगे कि हमने प्रोडक्ट को बना दिया. और लॉन्च करने का मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल है और अब हम उसको सेल कर सकते हैं. मार्केट में वो आ गया, यानी कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं, कल जो है कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को देख के अगर उनको पसंद आता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो वो उसको बाय कर सकते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपना प्री बुकिंग के नाम से. प्री बुक कर लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई मार्केट में फ़ोन लॉन्च करने वाला होता है, वीवो या ओप्पो कोई भी लॉन्च करने वाला होता है, तो वो प्री बुकिंग ले लेते हैं. प्री बुकिंग यानी कि पहले ही बुक करना पड़ेगा. अभी जो है प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में है, या प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना है, लेकिन हम फिर भी प्री बुक कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि ये फीचर्स रहेंगे प्रोडक्ट के, अगर हमें चाहिए तो हम उसको प्री बुक करते हैं. प्री बुक का मतलब है कि प्रोडक्ट
किस स्टेज पर है, दिस स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट किस पर है, वर्क इन प्रोग्रेस में है एंड नॉट एट द फिनिश प्रोडक्ट, और प्री बुकिंग के का जो वॉल्यूम है कि किस वॉल्यूम में उनको बुकिंग्स आई हैं, उसके बेस पर फिर प्रोडक्शन भी हो पाती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर एक ये है कि किस प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज पर है अपना मार्केट डेवलपमेंट के। फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है देन तो इट इज़ ओके, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंगली होगी। नहीं बना है तो उसकी एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंगली होगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको कल ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, वी विल टेल देम इट इज़ प्री बुकिंग दिस वे। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ द मार्केट राइवल्स फॉर्म। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मार्केट राइवल का क्या मतलब होता है, हमारे कंपेटिटर्स। राइवल का मतलब एक तरह से तो वैसे हिंदी में दुश्मन ही होता है, बट कॉम्पेटिटर्स हमारे मोर और लेस हमारे एक तरीके से राइवल ही होते हैं, हमारे कंपेटिटर्स जो हैं। तो अगर सपोज मैं, मेरी कंपनी BMW और ऑडी या मर्सिडीज थोड़ा बड़ा ब्रांड हो जाता है, आउडी अगर हम ले लेते हैं एज अ राइवल कंपनी, तो वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया अपनी एडवर्टाइजिंग से, उन्होंने क्या अपना एडवर्टाइजिंग, उनकी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट ने उससे क्या करा। मतलब अगर कोई अच्छा आप देखें क्या नाम है, एड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब भी कभी हाईवेज पर कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें होर्डिंग्स दिखती हैं, होर्डिंग्स से बहुत बड़े बड़े एड्स दिखते हैं हमको। तो वो एड्स हमने किस लेवल के बनाए हैं उसके बेस पर हम अपना एटलीस्ट माइंड मेकअप तो कर लेते हैं कि हाँ यार ये हमको लेना है, अगर प्रोडक्ट हमारे बजट में होता है तो। और अगर बजट में नहीं होता, वो बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें बहुत सेविंग की ज़रूरत है कुछ है, तो हम एटलीस्ट अपना एक बना लेते हैं ड्रीम के, मैं इसको कभी ना कभी तो लूँगा या लूँगी, कि आज नहीं तो 10 साल बाद में इसको ऑन करूँगी, राइट। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के जो होर्डिंग्स हैं, जो भी कुछ हमने एडवर्टीजमेंट करा है, अब उस एडवर्टीजमेंट से दूसरे राइवल जो कंपनीज हैं वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या वो हमसे अच्छा एडवर्टीजमेंट बना के अपना मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और फिर उनके एडवर्टीजमेंट्स को देखकर कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हमारा अट्रैक्टिव ज़्यादा था। ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन मार्केट राइवल्स का या कंपेटिटर्स का मार्केट राइवल्स जो हैं हमारे मार्केट में, उनका रिएक्शन क्या होगा वो भी डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। कई बार क्या होता है कि किसी एडवर्टाइजमेंट को किसी कोई अच्छा नहीं अगर है, या कोई एक राइवल कंपनी है उसको प्रमोट नहीं करती, या बहुत बार आपने देखा होगा किसी और प्रोडक्ट के पैकेट को या उसकी बॉटल को यूज़ करके वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। तो वो भी एडवर्टीजमेंट्स इम्पैक्ट करता है कि राइवल फर्म्स क्या कर रही हैं हमारे लिए। ऐसा तो कोई उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं कर दिया जिससे कि हमारे ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आप देखिए कई बार ये जो वॉशिंग पाउडर्स के एड्स होते हैं ना, वो जनरली ऐसी कोई बॉटल दिखा देते हैं, या टूथपेस्ट के जो एड्स होते हैं वो जनरली ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखा देते हैं जो कि उनका राइवल प्रोडक्ट का पैकेट होता है, विच इज शुड नॉट बी डन, बट वो करते हैं ऐसा। तो उससे जो नॉर्मल अनएजुकेटेड या लो एजुकेटेड लोग हैं वो तो ऑब्वियसली यही समझेंगे ना कि दूसरा प्रोडक्ट ख़राब है। तो वो उनका राइवल फर्म ने ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट दिया है जिसकी रिएक्शन की वजह से हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम हो गई है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टीजमेंट्स। क्यूमुलेटिव होता है इकट्ठा करके कोई इम्पैक्ट आना या इफेक्ट आना। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टीजमेंट्स यानी कि हमने आज एक एडवर्टीजमेंट निकाला, फिर 2 साल बाद फिर निकाला, या कुछ महीने बाद फिर निकाला। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लग्जरी प्रोडक्ट था जो हमने देख लिया, और हमने फॉर एग्जांपल मेरी ड्रीम कार इज़ BMW एंड आई हैव थॉट कि व्हेनेवर आई हैव द एम्पल और द एनफ सेविंग्स आई विल गो फॉर दैट। तो वो मुझे कहाँ से पता चला, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड देखा होगा, या उस गाड़ी को कहीं देखा होगा, लाइव देखा होगा चलते हुए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे कि मैंने ये सोचा, और मेरे जैसे मार्केट में और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। तो क्या हुआ कि वो इफेक्ट किसका हुआ, पास्ट एडवर्टीजमेंट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। यानी कि मैंने आज ऐड देखा, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में पैसा आज खर्च किया, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट डिमांड पर उनके इस ईयर में नहीं पड़ा, शायद अगले साल में ना पड़े, लेकिन 2-4 साल के बाद भी अगर कोई उनका प्रोडक्ट खरीद रहा है किसी एक एडवर्टाइजमेंट से, तो वो भी एक फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट का, जिसकी जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। समझ आया, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट एडवर्टीजमेंट, यानी कि हमने पास्ट में इतने सारे कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स कर दिए हैं जिसका इकट्ठा होके थोड़ा इम्पैक्ट होके इस साल में हमको शायद हमारी डिमांड जो है वो बढ़ रही है उस प्रोडक्ट की। तो हमने ऐड इस ईयर में कुछ नहीं किया, बट कुछ ना कुछ कभी पहले किया होगा जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी इस ईयर में बढ़ रही है, वो भी एक फैक्टर है।
देन इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर फैक्टर्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स कौन से हो गए जो हो सकता है कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हों या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड ना भी हों, उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर क्या पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी हमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल देता है या बुरा बोल देता है। हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग एन एप्पल आईफोन, ठीक है, सपोज एक ही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो जिसका कि मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, वो मुझे बोलती है या बोलता है कि ये तो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तूने बेकार प्रोडक्ट ले लिया है, ये नया वाला जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना ये बहुत अच्छा है, यू टू ट्राई एंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब तू दूसरी बार नेक्स्ट फ़ोन लेगी तो ये मत लेना, ये वाला लेना जो मैंने लिया। ये इन्फ्लुएंस हुआ एक अदर फ्रेंड का, उस फ्रेंड का जिसने कि मुझे एक तरीके से पैसिव एडवर्टाइजिंग करी अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की नहीं बल्कि दूसरे प्रोडक्ट की। तो वो जो यूज़ हम करते हैं, ऐसा होता है हमारे कस्टमर्स, अगर जो सपोज हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, वो आगे अपने 4 दोस्तों को बताएंगे तो 4 में से एक ने भी ले लिया, तो वो पैसिव एडवर्टाइजिंग से या उन अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो डिमांड वहाँ पर भी बढ़ती है, उस तरीके से भी बढ़ती है। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि जो कस्टमर हमारे कस्टमर बन गए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उन्होंने अपना पैसा लगाया है जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट अर्न किया है आज। लेकिन वो अगर अगर वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो दोबारा तो वो कभी खरीदेंगे नहीं हमारा प्रोडक्ट। दूसरा, अपने आसपास ग्रुप में भी हमारी प्रोडक्ट की फॉल्स या बैड माउथड करके एडवर्टाइजमेंट ऐसा कर देंगे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे मार्केट में, और भी लोग कस्टमर्स को जो हमारे कस्टमर नहीं हैं बट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं कि बन सकते थे, उनको भी कस्टमर बनने से रोक देंगे ये बोल के कि प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है। ऐसा हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं, आपको ध्यान हो तो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, और हम बहुत जल्दी अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर देन कि हम किसी एडवर्टीजमेंट पर रिलाई करें। कोई एडवर्टीजमेंट में दिखा रही है कंपनी कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देखो ऐसा है ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन एक आपके फ्रेंड ने आकर बोल दिया कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैंने यूज़ कर लिया है, तो आप इमीडिएटली उसकी बात मान लेंगे रादर देन वी विल गो ऑन दी एडवर्टाइजिंग। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी दूसरे अदर फैक्टर्स जो कि रिलेटेड ही नहीं बिजनेस से, यानी कि किसी का कस्टमर का फ्रेंड हमारे बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है, वो अदर फैक्टर है, बट उसका इन्फ्लुएंस भी हमारे डिमांड पे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, कितनी इलास्टिक है, मतलब ग्रेटर देन वन इलास्टिक है, लेस देन वन इलास्टिक है, क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब की इम्पोर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग इलास्टिक डिमांड इन द बिजनेस डिसीजन, क्या इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजिंग की, आई एम सॉरी, क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी और डिमांड की किसी भी बिजनेस डिसीजन में। कोई भी बिजनेस डिसीजन जब हम ले रहे हैं, कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं, यानी कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं या मार्केट में जो हमारे राइवल्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि जो सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मार्केट में, अगर हम जाते हैं किसी शॉप पे, हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए लेना है जो 4 ब्रांड्स बना रहे हैं, सपोज हमें कुछ भी कंज्यूम करने के लिए एक आइटम लेना है और हमारे पास वो 4 डिफरेंट ब्रांड्स के साथ रखा हुआ है, हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स, हम कौन सा एक लेंगे, कौन सा एक हम लेंगे, हमारे पास 4, सपोज हम कुछ भी एक नॉर्मल रूटीन का एक आइटम लेने गए हैं और आपके पास वो 4 बॉटल सामने दिख रही हैं आपको स्टोर में, और चारों सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, बस ब्रांड अलग है। तो या तो आप वो ब्रांड लोगे जो आप पहले से यूज़ कर रहे हो और आपको उस पर फेथ है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, हम खा रहे हैं इसको या कंज्यूम कर रहे हैं एनी वे, या यूज़ कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको यूज़ ले लेंगे, या तो हम उसको ले लेंगे, या दूसरा होगा कि हम बेसिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है दिमाग में कि हम सोच कर गए इस बार नहीं, हम ये वाला प्रोडक्ट यूज़ तो करते हैं बट इस बार हम ये वाला लेकर देखेंगे, क्या पता इसकी क्वालिटी अच्छी हो। बहुत बार ऐसा डिसीजन ले लेते हैं देयर एंड देन ऑन दी इन दी स्टोर ओनली। तो इम्पोर्टेंस एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी की क्या है, या फिर अगर आप सपोज करें 4 बॉटल्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट आपको दिख रही हैं और एक आपको एडवर्टीजमेंट भी साथ में लगा हुआ है स्टोर पे ही, तो उस एडवर्टीजमेंट को देख के आप उस प्रोडक्ट को लेना ज़्यादा अच्छे से पसंद करेंगे रादर देन वेस्टिंग 3 बॉटल्स, आप उसको छोड़ देंगे। तो एडवर्टीजमेंट का इतना इम्पैक्ट होता है कि अगर किसी, आप कुछ भी दिखा देते, सपोज कोई कपड़े है या कोई ऐसा अटायर हम बेच रहे हैं, कोई मॉडल को कपड़े वो हमने पहना कर खड़ा कर दिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हमने एडवर्टीजमेंट पोस्टर के थ्रू वहीं लगा दिया या फिर स्टोर में ही लगा दिया, वी वुड स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ। गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो, यस।
Yeah. So it is useful in the competitive industry. So अगर competitive industries के products रखे भी हुए हैं और हमने अपने product के साथ advertisement लगा दिया तो हमारा product ही बिकने वाला है. So that is why advertisement का importance है. Next is advertisement shifts the demand curve to right path, but it is also increases the fixed cost of the firm. अच्छा, एडवर्टीजमेंट्स जैसे हमने एक तो ये चीज़ दिमाग में रख ली कि एडवर्टीजमेंट से बढ़ रहा है प्राइस, वो सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट वी ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट whenever sale is increasing through advertisement, we should also be understanding कि जो total sale बढ़ा है advertisement की वजह से वो total profit नहीं हो गया है, उसमें से एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी तो एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, एक्सपेंस हुआ है हमारा, कॉस्ट हो गया एक तरीके से. जिसने एडवर्टाइजमेंट नहीं करा उसका वो पैसा तो लगा ही नहीं एडवर्टाइजमेंट में, और जितना उसका वैसे प्रोडक्ट बिका एज अ सेल हुआ वो टोटल उसका प्रॉफिट हो गया. यानी कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट में कोई भी फर्म या कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में अगर लगा रही है तो ऑब्वियसली उससे हमारा जो सेल्स है वो सेल्स का कर्व जो है राइट में शिफ्ट होता है. इसका मतलब है कि इंक्रीज होता है, सेल में इंक्रीज होता है, बट ये हमारा कुछ हद तक फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो हमने एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाया है, सपोज जो आप होर्डिंग्स देखते हैं ना, ये हम जो होर्डिंग्स हाईवेज पर देखते हैं साइड में बड़े बड़े पोस्टर, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, लाइट्स वाले एंड ऑल दैट, वो जो लगे होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. पहली चीज़ तो वो पोस्टर को बनवाना, प्रिंट कराना, ये सब कराना, उसकी कॉस्ट. उसके बाद डिस्प्ले करके रखना वहाँ पे जो होता है ना, ये होल्डिंग्स जो भी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं बहुत सारी, जो ये होल्डिंग्स को होल्ड करती हैं, ये रेंट बेस पर अपना उस स्पेस को रेंट पर देती हैं कंपनीज को कि अपने एडवर्टाइजमेंट्स तुम यहाँ लगाओ. तो वो होर्डिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक कंपनी को पड़ता है, कम से कम 2-2 लाख रुपया सिर्फ एक होर्डिंग को एक महीने में सिर्फ वहाँ पर डिस्प्ले करने की कॉस्ट आती है, सिर्फ डिस्प्ले करने की. यानी कि अगर BMW ने बहुत बड़ा एक ऐड लगाया जो हम होर्डिंग्स पर हाईवे पे चलते हुए राइट साइड में कहीं पर देखते हैं, जो लाइट के थ्रू हमें रात को भी दिखता है या दिन में भी दिखता है बहुत बड़ा होर्डिंग, उस एक होर्डिंग को सिर्फ डिस्प्ले करने की कॉस्ट कई लाख रुपया होती है जो कंपनी पे करती है उन कंपनीज को इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी सेल्स. तो वो जो पैसा वहाँ एडवर्टाइजमेंट में लगाया वो अगर नहीं लगता तो वो भी तो एक्चुअल में प्रॉफिट होता ना. तो ये सेकंड पार्ट बता रहे हैं हम एडवर्टाइजमेंट का. एक तरीके से हमको ये कंसिडर करके चलना है कि अब जब हम एडवर्टाइजमेंट्स को ले रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी इंक्रीजिंग, वी शुड ऑलवेज कंसिडर कि ये जो है टोटल सेल जो इंक्रीज हो रहा है वो टोटल प्रॉफिट नहीं है, उसमें से हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को लेस करें और फिर अपने जो हमारी सेल इंक्रीज सेल का रेवेन्यू आया है उसको हम कंसिडर करें एज दी प्रॉफिट. सो एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली इंक्रीजेज आवर सेल्स, बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट भी बढ़ाती है कंपनी की, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ाती एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. लिमिटेशन में एक पॉइंट है, द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स इज डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस इवन इफ द अदर डिटर्मिनेंट्स आर कांस्टेंट. एक इसकी लिमिटेशन दो लिमिटेशंस हैं बेसिकली, 2-3 लिमिटेशंस और भी हो सकती हैं. हम लिमिटेशंस में ब्रॉडली ये दो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट जो एडवर्टाइजमेंट का होता है सेल्स पर वो हर कंडीशन में अलग है. यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ऐड आज दिया, सपोज कोई भी एक ऐड है, किसी भी कंज्यूम करने का प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का ही कोई एक ऐड है, वो हमने आज दिया, कस्टमर्स ने देख लिया, कुछ कस्टमर्स ने सोचा ठीक है अब की बार जब हम, अगर वो ग्रोसरी प्रोडक्ट है या कुछ है या राशन प्रोडक्ट है, तो हमने सोचा ठीक है इस बार जब हम जाएंगे अपना ग्रोसरी शॉप करने मंथली तो हम ये प्रोडक्ट को लेके आ जाएंगे, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं करेंगे. उस एडवर्टाइजिंग से उसने इम्पैक्ट कर दिया इस चीज़ का. अगर हम वही सेम ऐड अगले मंथ भी रखते हैं, वही सेम ऐड 6 महीने बाद भी रखते हैं, सेम ऐड है, सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है और कस्टमर्स भी सेम है, तो सेल्स का इम्पैक्ट जो है वो सेम नहीं रहेगा. मतलब एक ऐड को देखते देखते लोग बोर भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एंड दे नीड समथिंग न्यू. तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पैक कुछ नहीं करते तो अपना पैकेट ही चेंज कर देते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं. पहले रेड में आता था अब पिंक में आने लगा है पैकेज, तो हम सोचते हैं अच्छा ये नया वाला प्रोडक्ट, चाहे उसमें कंटेंट सेम ही क्यों ना हो,
या वो बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम है उसके फ्लेवर्स चेंज करते रहते हैं कि पहले ये प्रोडक्ट इस फ्लेवर में आता था, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। आपने देखा ना चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट के कितने महंगे एड्स होते हैं, कितने ज़्यादा बड़े एड्स होते हैं, होर्डिंग्स में भी वो लोग पैसा लगाते हैं, और टीवी के एड्स कितने रिपीटेटिव उनके आते हैं। अल्टीमेटली वो क्या दे रहे हैं, दे आर ओनली गिविंग अस चॉकलेट्स, दे आर ओनली गिविंग अस चॉकलेट, और चॉकलेट का स्टैंडर्ड भी नहीं बढ़ता, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट, सिर्फ उसका पैकेजिंग चेंज कर देते हैं। पैकेजिंग में भी कलर नहीं चेंज करते, उनका अपना कांस्टेंट एक पर्पल कलर है, उसी को रखते हैं वो, सिर्फ चॉकलेट के अंदर से फॉर्म चेंज कर देते हैं, कभी बबल फॉर्म में ले आते हैं, कभी उसको फ्लैट फॉर्म में ले आते हैं, कभी उसका कुछ और पैकेजिंग इस तरह से न्यू कर देते हैं, या उसका कोई नाम चेंज कर देते हैं, कभी सिल्क डाल देते हैं ऐड, कुछ कुछ मतलब दे आर डूइंग दीज थिंग्स। तो अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो सेम एडवर्टाइजिंग से सेम प्रोडक्ट बार बार हमें दिखाते रहेंगे, शायद वो इंक्रीज नहीं कर पाए सेल को। तो एक लिमिटेशन एडवर्टाइजिंग का यही है कि इम्पैक्ट जो एडवर्टाइजिंग का है सेल्स पर वो अलग अलग रहता है, अलग अलग कंडीशन में। आज कुछ करा, इसका इम्पैक्ट अलग रहेगा, हो सकता है बहुत बहुत अच्छा हो जाए, पिछली बार से ज़्यादा बेटर हो जाए, हो सकता है पिछली बार बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा किया था, इस बार हमने महंगा और ज़्यादा महंगा करा, और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा, और ज़्यादा मेहनत करके एक बेटर ऐड बनाने की कोशिश करी, किसी एक बड़े सेलिब्रिटी को भी हमने ले लिया, जैसे ये बड़ी बड़ी फीमेल्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्रमोट करती किसी ब्रांड को, उनको भी कुछ पैसा दे दिया, 2-4 करोड़ उनको भी दे दिया, और फिर भी हमारी सेल्स बेटर नहीं हुई। सो ये लिमिटेशन भी है कि एडवर्टाइजिंग एज अ टूल हम यूज़ तो करते हैं टू इंक्रीज द डिमांड, बट ये सेम रहेगा और हमको सेम गुड रिजल्ट्स हर बार देगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है। Likewise, it is difficult to establish any correlationship between advertising expenditure and volume of sales when they counter advertisements by rival firm in the market. The effect on sales depend on what the rivals are doing. ये इस पर भी डिपेंड करता है। It means that हम हमारे लिए ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है सिचुएशन कि हम अपने जो हमारा सेल का बार है या सेल का जो ग्राफ है, हम उसको कैसे, हमारा ग्राफ किस फॉर्म में जाएगा अगले साल। अगर हम अपनी अपनी ही कंपनी के सेल्स उसको कर्व को देखें बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि हमने इस साल सपोज 10 करोड़ लगाया एडवर्टाइजिंग पे, या 5 करोड़ लगाया एडवर्टाइजिंग पे, और हमारी सेल्स जो है वो 100 करोड़ से बढ़ गई, तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल जब हम 20 करोड़ लगाएंगे या 10 करोड़ लगाएंगे, सेम एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस लगाएंगे, तो 100 करोड़ हमारी बढ़ी जाएगी, 100 करोड़ का सेल्स बढ़ी जाएगी, हो सकता है 200 बढ़ जाए, हो सकता है 2 करोड़ भी ना बढ़े, लॉस ही हो जाए, एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी ना निकल के आता है सेल्स में, इतनी भी ना बढ़े। तो एनीथिंग, ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी और डिमांड का। एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम अपना सेल्स जो कर्व है उसको आइडेंटिफाई पहले से नहीं, हर साल नहीं कर सकते कि सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तभी बनेगा जब एक्चुअल में हमारे पास फिगर्स होंगे, एक्चुअल फिगर्स होंगे कि ये सेल हुई है भाई, इतना पैसा लगाया था इस साल, इतनी सेल हुई है। हो सकता है कुछ लोग इस पर्टिकुलर साल में उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट देखा हो, लेकिन वो बाय करें उसको 5 साल बाद, तो उसका इम्पैक्ट 5 साल बाद आएगा, इस साल तो नहीं आया। जो हमने पहले पढ़ा अभी कि वो पास्ट एडवर्टीजमेंट से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक पॉइंट है, बट अभी तो नहीं हुआ इस साल में, सो दैट बिकम्स लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी डिमांड पर, कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि कितना हम करें तो कितना सेल इंक्रीज होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट इज़ रिस्की, या कम भी हो सकता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने एक तो एडवर्टीजमेंट से पैसा खर्च कर भी दिया है, बट अगर हमारे राइवल या कॉम्पिटिटर कंपनी ने हमसे बहुत बेटर ऐड बनाकर लॉन्च कर दिया, चाहे हमारे साथ ही करें, हमने चाहे बेटर पहले एडवर्टीजमेंट दे दिया और उससे बहुत अच्छा ऐड हमारी कंपेटिटर या राइवल कंपनी मार्केट में लेके आ गई, तो उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे। एडवर्टीजमेंट्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो होता है, ठीक है कि एडवर्टीजमेंट सेल को बढ़ाते हैं, बट दूसरी कंपनीज क्या कर रही है मार्केट में, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो भी खाली तो बैठेंगी नहीं, वो भी तो ये चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बिके जैसे हम चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेल के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली राइवल कंपनीज की डिमांड कम हो रही होगी, और सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई करती है कि अगर हमारी राइवल कंपनी ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही, तो उनकी सेल प्रमोट होने वाली है और हमारी नहीं होने वाली है। इवन इफ हमने एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा सोचा था बजट लगा के कि इतना लगाएंगे, वो लगा भी दिया, फिर भी हमारी शायद एडवर्टाइजमेंट टीम उतना बेटर नहीं कर पाई जितना राइवल कंपनी की बेटर टीम ने कर दिया, और सारी सेल्स वहाँ पर चली गई, तो ये भी इम्पैक्ट करता है, ये भी एक एडवर्टाइज
मिंट का लिमिटेशन। कोई कुछ बोल रहा है? किसी को तो कुछ क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ लिया, सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटेशन, ये सब पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सब्सटीट्यूशन पढ़ लिया था। क्रॉस इलास्टिसिटी में दो चीज़ें आ गई थी, सब्सटीट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, और उन दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सब्सटीट्यूट पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी एक प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट पे, और कॉम्प्लीमेंट्री में किसी एक प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, जो भी हमारे डिमांड कर्व्स थे वो सब। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमने पढ़ लिया, इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ लिए। इसमें किसी को तो कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज कवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कवर्ड। नाउ हमारा एक न्यू टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिकली हमारे इस यूनिट में, द यूनिट विच इज रनिंग। वेट अ मिनट, मैं आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। ओके, सो I have given you two assignments, right? Third module will be completed with this topic. Demand forecasting जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग इज द लास्ट टॉपिक। और आप इसमें जब अपना सिलेबस रेफर करेंगे बेटा, तो इसमें आपको दिखा रखा है डिमांड फोरकास्टिंग, और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए बस। यानी कि बहुत मेजर बड़ा क्वेश्चन शायद इसका नहीं आए, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने बाकी टॉपिक्स पढ़ाए हैं। नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन, गिव मी अ मिनट। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम, दिख रही है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? डिमांड फोरकास्टिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड। डिमांड हम समझ चुके हैं ये क्या है। डिमांड इज दैट थिंग विच इज देयर इन द मार्केट व्हेन वी हैव अ डिजायर एंड द परचेजिंग पावर टू बाय समथिंग, दैट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं। फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? फोरकास्टिंग इज when we forecast anything, when we forecast in the sense that when we are analyzing about the demand for the future, कि कितना डिमांड कल को या फ्यूचर में होने वाला है। हमारा कोई प्रोडक्ट है, एक्स वाई जी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, ए बी सी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो कंज्यूमेबल आइटम है या कोई भी आइटम है जो हम मे बी यूज़ भी कर सकते हैं। इट कैन बी कंज्यूमेबल, मे बी रिलेटेड टू फूड, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच वी आर यूजिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हमारी, तो हम कपड़े बना रहे हैं तो वो हम यूज़ करेंगे। हमारे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कल को कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाना। फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है अंदाज़ा लगाना।
अंदाजा लगाना कि कितना होगा। तो डिमांड का फ्यूचर का अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा हम फ्यूचर की चीजों का लगाते हैं, जो पास्ट में हो चुका वो तो हमें पता ही है, उसका हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, वो तो फिगर्स एंड फैक्ट्स पे बात करेंगे। या जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें भी टू सर्टेन एक्सटेंट प्रेजेंट का भी हमको पता ही है कि कैसे चल रहा है, क्या है, कहाँ पर हमारी सिचुएशन कितनी है, कितनी सेल हो रही है, कितनी डिमांड है, क्या है। फोरकास्ट हम तभी करते हैं जब हम फ्यूचर इन्वॉल्व होता है और हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो हम फ्यूचर का जब अंदाजा लगाते हैं उसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग करना। डिमांड फोरकास्ट इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि हम कुछ भी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं आज, आज जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आज नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड या सेल जो भी है मार्केट में वो कब होगी, फ्यूचर में होगी। तो हम कितना प्रोड्यूस करें वो हम फोरकास्ट करके प्रोड्यूस करते हैं, अंदाजा लगा के कि हाँ ठीक है इतनी यूनिट्स तो बिक जाएंगी हमारी, इतने कस्टमर्स हैं हमारे टारगेट, इतने इनकम ग्रुप या जो भी हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे इस इनकम ग्रुप के लोग इतना परचेज करेंगे, इतने कस्टमर्स हमारे पास लॉयल हैं जो हमारा ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी और ब्रांड का नहीं लेते हैं। जो भी है फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, उनके ऊपर डिपेंड करती है हमारी फोरकास्टिंग, और उसको हम डिमांड को जब हम फोरकास्ट करते हैं उसका अंदाजा लगता है फ्यूचर के लिए कि वो कितनी होगी, वो डिमांड फोरकास्टिंग है। समझ आ गया? एक अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझा दिया है कि क्या होता है। नाउ इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन हम अदरवाइज देख लेते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे होता है। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग द डिमांड। हम डिमांड को एंटिसिपेट कर रहे हैं, डिमांड का अंदाजा लगा रहे हैं फॉर द प्रोडक्ट और एनी सर्विस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर अंडर अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। अनकंट्रोलेबल क्यों लिखा है हमने? क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमें नहीं पता फॉर श्योर कल को क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता इस मंथ में हमारे एंड ऑफ द मंथ हमारी बिजनेस की क्या सिचुएशन रहेगी, प्रॉफिट में होगा, लॉसेस में होगा, सेल्स होंगी नहीं होंगी, या सेल्स पर्सन भी जो एक कंपनी का है वो भी अपना एक फिक्स्ड बिजनेस नहीं बता पाता अपने मैनेजर को कि इस मंथ के एंड तक वो कितना बिजनेस दे पाएगा। हालांकि अपने क्लाइंट से वो रोज मिल रहा है, सब बातें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिजनेस अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, उसके क्लाइंट से बात होती है, वो क्लाइंट क्या भी रहा है, हाँ ठीक है मैं इस बार इतना सेल करके दे दूंगा, इतना परचेज कर दूंगा, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक पक्का जो इसे बोलते हैं ना कि 100% श्योरिटी के साथ कोई भी उसको नहीं दे पाता है इस फिगर को कि इतना हमारा सेल रहेगा। तो वाई? बिकॉज फ्यूचर इज अनकंट्रोलेबल। आज कोई पर्सन कह रहा है ठीक है मैं ले लूंगा, कल वो कहता है नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं लूंगा मैं, नहीं लूंगा मैं, तो सेल नहीं आई। सो डिमांड फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक प्रोसेस सिस्टमैटिक है जो एंटिसिपेट करता है डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की जो भी हम बना रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं तो उसकी, अगर हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमारी कंपनी प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में और हम सर्विस देते हैं, हॉस्पिटैलिटी में है या कुछ है, तो हम उस सर्विस को बेसिकली की डिमांड को हम करेंगे। सर्विस का एग्जांपल एक जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रैवल सर्विसेज होती हैं या होटल्स में जो सर्विसेज है वो भी सर्विस ही दे रहे हैं। हम जाकर वहाँ रहते हैं, एक दिन 2 दिन 10 दिन वॉट हॉलीडे करते हैं, एक होटल में हम स्टे करते हैं, उनको पैसा देते हैं, वापस आ जाते हैं। हालांकि हमने कोई प्रोडक्ट वापस लेकर नहीं आया, हम होटल का कमरा हमारा अपना नहीं हो गया, वी जस्ट यूज देयर सर्विसेज एंड वी कम बैक विदाउट एनी प्रोडक्ट। तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्ट है कोई जिसके बारे में हम बात करें डिमांड के बारे में, या कोई सर्विस, कुछ भी हो सकता है, उसको हमारा वो फ्यूचर में क्या रहेगा, उस प्रोडक्ट का या सर्विस का डिमांड फ्यूचर में क्या रहेगा, जिसमें कि हमारे पास अनकंट्रोलेबल फोर्सेस भी हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस भी। कॉम्पिटिटिव यानी कि वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में कंपेटिटर्स भी बैठे हैं देने के लिए हमारे प्राइस पे जिस पे हम दे रहे हैं, या हो सकता है हम सस्ते में भी दे पाएंगे इसके प्राइस पे। तो ऐसे टाइम में जब आपके पास अनकंट्रोलेबल है सिचुएशन और कंपटीशन भी मार्केट में बैठा हुआ है, तब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड को फ्यूचर में अंदाजा लगा के कितनी होगी वो फोरकास्ट करना है, इस डिमांड फोरकास्टिंग। Accurate demand forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantities at the right time and arrange well in advance for the various inputs. सेकेंड पैराग्राफ अब देखिए, डिमांड फोरकास्ट अगर हमने एक्यूरेट कर लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारा लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और हमें ये बिल्कुल पता है कि जितनी भी हमारे हम डिमांड फोरकास्टिंग अगर बिल्कुल एक्यूरेट होगी, यानी कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स बिकेंगी, सपोज 10,000 यूनिट्स या 10 लाख यूनिट्स बिक जाएंगी, तो 10 लाख यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं आज, हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या 1 ईयर, वट एवर हमने फोरकास्ट जितने भी टाइम के लिए किया।
उतने में हो जाएगी। अगर तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए है, तो हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस करना है। फर्स्ट मंथ में ही पूरा 10 लाख प्रोड्यूस कर देना है, या 6 महीने तक हमें 10 लाख प्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट मंथ में कितना करना है, 2 लाख करना है, कितना करना है। तो ये सारा कुछ हम बहुत अच्छे से अरेंज कर पाएंगे अगर हमें अपना डिमांड पहले से ही पता है, तो तो ही हम ये सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर पाएंगे कि जो भी हमारे वेरियस इनपुट्स हैं, चाहे हम मैन पावर लगाएं, चाहे हम मशीनरीज लगाएं, चाहे हम और फैक्ट्रीज लगाएं, उसमें सारा कुछ देखें, या हम रॉ मटेरियल भी खरीदें जो कि हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट होता है। ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम रॉ मटेरियल चाहिए। बहुत बार अगर हमारे पास डिमांड हमें पता है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है जो नॉर्मल से है, हमने फोरकास्ट किया है, तो फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बहुत बार फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी कि अगर हम नई कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो पहले नहीं थी, तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है तो अगर हमें पता है कि बिक जाएगा तो हमें कॉस्ट लगाने में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। लेकिन अगर हमारा वो डिमांड फोरकास्ट ठीक नहीं हुआ और हमने अपनी फोरकास्टिंग गलत करी और उसके बेस पर हमने प्रोड्यूस कर लिया ज़्यादा, और फिर फ्यूचर में मार्केट में जितना हमने प्रोड्यूस कर लिया वो हमारा नहीं बिका, फिर कंपनी को लॉस होता है। ऐसे सिचुएशंस में कंपनी बहुत बार क्या करती है कि फिर उनको सस्ते में अपना देना पड़ता है। उन्होंने सोचा था कि हम इतना मार्जिन रखेंगे, इतना प्रॉफिट रखेंगे, इतनी कॉस्ट होगी तो हम इतने का बेचेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पे प्राइस तो उतना ही लिखा होता है, बट डिस्काउंट करके वो हमको प्राइस कम कर भी बेचते हैं प्रोडक्ट। तो वो दो सिचुएशन में होता है, या तो उनकी डिमांड फोरकास्टिंग गलत हो जाती है, या फिर वो अपना कोई नया दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं जिस पे वो फोकस करते हैं, तो भी कंपनी सेल्स में निकाल देती है प्रोडक्ट्स, विच इज़ बोथ वेज कंपनी को तरह से लॉस ही होता है। लेकिन कई बार जब कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही होती है तो पुराने को सेल में निकालती है, इसलिए क्योंकि उन प्रोडक्ट्स को फिर स्टोरेज में भी कॉस्ट लगता है। तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम इसको सेल में निकाल देते हैं, रादर देन हम इसको स्टोर करें, खराब होने का भी चांस है, और जब आउट ऑफ फैशन हो जाएगा तो कोई इसको बाय भी नहीं करेगा। गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट गोना क्लिक योर अटेंडेंस फर्स्ट, फिर देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो आई विल कंटिन्यू। ओके, तो डिमांड फोरकास्टिंग का हमने मीनिंग समझ लिया है कि हम आज के डेट में इन द प्रेजेंट टाइम्स वी आर मेकिंग सर्टेन फोरकास्टिंग for future about our current product or any services of our organization which we are producing. So we are making any assumption about the demand for future is what demand forecasting is. And demand accurate demand forecasting is very important and essential so that we know that what quantity we have to produce, what are the various other inputs types we will want or require to produce in order to meet that demand which we have forecasted। जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि इतनी होगी डिमांड, उसको मीट करने के लिए जो हमको प्रोडक्शन या सर्विसेज का अवेलेबिलिटी करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, that is what demand forecasting is. And accurate demand forecasting is very important. Yeah, most accurate demand forecasting is very important. Okay, so time is about to over now. The meeting is about to over. So thanks for your time and everything. If there is any question or anything, you can come back in the next class with me. Thank you so much. Bye bye.